नमस्कार। मैं मुकेश एडवोकेट अपने देवतुल्य सभी क्षेत्रवासियों को, अपने देवतुल्य सभी प्रदेशवासियों को, अपने देवतुल्य सभी भारतवासियों को महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शुभ अवसर पर, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के शुभ अवसर पर उनका बार बार अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ और महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ सत सत नमन करता हूँ कि एक ऐसे महान जननायक जिन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आवाज़ उठाई और उनको आगे बढ़ाने का अथक प्रयास किया। आज हम एक नारे के साथ अपने विचारों को रखने का प्रयास करेंगे कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर तुम अड़ना सीखो और जीना है तो मरना सीखो। ये इस नारे को देने वाले हमारे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके विचारों को समाज में रखने का, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को एक ऐसे समय पे जो आधुनिक दौर में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की दर पर दर चढ़ी हुई हैं, हर जगह पे भ्रष्टाचार और अनियमितताएं फैली हुई हैं, ऐसी थे। और इसीलिए उनके विचारों को, उनके आदर्शों को समाज में प्रसारित करने का और समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। एक ऐसे समय पे जब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चल रहा था, अपने चरम पर था, उस समय महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म इसलिए हो सकता है कि 24 जनवरी 1924 को ग्राम पितौजिया में स्वर्गीय श्री गोकुलराम और श्रीमती रामदुलारी देवी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म देने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो ऐसे समय पर प्राप्त हुआ जब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चल रहा था। तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने भी ये सोचा हो कि अब 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो जाएगा तो उस समय भी एक दूसरी आज़ादी की ज़रूरत पड़ेगी, जो अंग्रेजों की आज़ादी नहीं, जो सामंतों की और जो हमारे सामंतों की और जमींदारों का जो गुलामी है, उस गुलामी को दूर करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हो सकता है कि ऊपर वाले ने ये सोचा हो कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को जन्म दिया जाए और वो इस समाज के प्रति अपनी आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा ही हुआ। हम अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, हम लोगों को दिखाएं, हम सूट बूट में हों, अच्छे तरीके से का रहन सहन हो हमारा। हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि हाँ हमारी पहचान ये होनी चाहिए, लेकिन ये पहचान बन नहीं पाती। और हमारे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पहचान आप देखिए, जिन्होंने इतिहास रच दिया। फटा कुर्ता, टूटी चप्पल, बिखरे बाल, ये उनकी एक पहचान थी। 1952 से लेकर और जब तक वो रहे, वो कभी भी बिहार की राजनीति में हारे नहीं। उसका एक मुख्य कारण था कि उन्होंने हमेशा गरीबों के प्रति, सामंतों के लिए, गरीबों के लिए और सामंतों के अत्याचार से बचाने के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर लाने का हमेशा प्रयास किया। और उन्होंने भी जातिवाद का बहुत दंश झेला, उन्होंने भी बहुत अपमान सहन किया। उनकी जीवन शैली के बारे में अगर हम कहें तो लोग जो होते हैं वो धनी होते हैं, अपने धन से धनी होते हैं, अपनी शक्ति से धनी होते हैं, और उनकी धन दौलत जो थी सरल और सहज जीवन शैली। ऐसी सरल और सहज जीवन शैली की एक समय की बात है जब मुख्यमंत्री 1977 में मुख्यमंत्री बने, तो एक हमारे नेता थे जयप्रकाश नारायण। पटना के कदमकुआ स्थित चरखा समिति के भवन में जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। जन्मदिन के समय ही, जन्मदिन पर उस पार्टी में हमारे माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी गए। तो उनको देखते हुए कि एक विधायक ने एक तंज कस दिया, एक ताना मारा सभी लोगों के सामने। वहाँ पर बहुत सारे नेता बैठे हुए थे, सबके सामने एक ताना मारा कि एक सीएम के लिए, एक चीफ मिनिस्टर के लिए कितना वेतन होना चाहिए कि वो अपनी
ज़िंदगी को सही से गुजर बसर कर सके, अपने जो जीवन शैली को सही से जी सके। तो उसमें एक नेता थे चंद्रशेखर, उनको ये बुरा लगा और वो उठे और उन्होंने अपना कुर्ता जो था, कुर्ते के तरीके से झोली फैलाते हैं ना, उस तरीके से एक झोली फैलाई और वो सब सारे जितने भी नेता बैठे हुए थे सबके सामने वो गए। जब गए और उन्होंने उसमें चंदा मांगा, सबसे जो भी पैसे इकट्ठे हुए उसमें, और उन्होंने वो सारे के सारे पैसे इकट्ठे करके वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दे दिए कि कर्पूरी ठाकुर जी, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इन पैसों को आप सिर्फ इन पैसों से आप अपने कपड़े खरीदेंगे, अपना कुर्ता खरीद लेना, इन पैसों को और कहीं खर्च नहीं करना है। लेकिन महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक खुददार थे, किसी भी तरीके का उनको किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और लेना नहीं चाहते थे, एक खुददारी थी उनके अंदर। तो उन्होंने क्या काम किया, उसी पैसे को उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया। ऐसे थे हमारे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर। हम आपने देखा होगा आज के दौर में जो लोग, जो धनवान लोग हैं, उनका आधा धन तो इस बात में खर्च हो जाता है, इस बात को दिखाने में खर्च हो जाता है कि वो धनवान है। अपनी बेटों की शादियों में इतना मार अपार धन खर्च करते हैं। और एक हमारे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने वहाँ पे भी एक इतिहास रच किया, एक वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इतिहास रचा और एक समाज के लिए एक प्रेरणा दी कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी, अपनी बिटिया की शादी एक डॉक्टर साहब के साथ की। जब जिस टाइम पे उनको देखने जाना था तो उस टाइम पे सीएम होने के बावजूद भी वो एक टैक्सी से गए, वहाँ पर रास्ता पक्का कर दिया। तो उनकी इच्छा ये थी कि वो जो वहाँ का जो उनका मंदिर है, उनका जो पूर्वजों का मंदिर, वो जो कहते हैं ना अपने प्रेतों का या पूर्वजों का जो मंदिर है, उनका मंदिर है कि उस मंदिर में शादी हो, उनकी इच्छा थी। लेकिन जो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा वो जो आंगन जो सूना रह जाएगा। तो इसलिए उन्होंने शादी जो उनके घर पे हुई। तो एक हम लोग चाहते हैं कि हाँ भाई, बड़े से बड़े लोगों को बुलाया जाए, इतने लोगों को बुलाया जाए, दिखाया जाए, शादियों में इतने आडंबर किए जाएँ जिससे कि हमारी पहचान बने। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर भी एक मिसाइल कायम की और उन्होंने जिस दिन की शादी थी उस दिन उन्होंने ऑफिशियली एक ऐलान कर दिया, ऑफिशियली एक आदेश जारी कर दिया कि बिहार के समस्तीपुर जिले में कोई भी किसी भी हवाई अड्डे पर कोई भी जहाज़ बिना मेरी अनुमति के नहीं उतरेगा। दूसरा, जिस गाड़ी से वो गए उन्होंने वही गाड़ी उसमें अपने बाहर परगना, गाँव से बाहर और जो गांव की सीमा शुरू होती है उसी पे छोड़ दिया। और जितने भी जो भी अधिकारी उनके साथ गए उनको वहीं पे ठहरा दिया कि कोई भी मेरी अनुमति के अंदर नहीं आएगा। और एक साधारण तरीके से मुख्यमंत्री की बेटी की शादी हुई, जिस तरीके की उनकी आर्थिक स्थिति थी। आर्थिक स्थिति के बारे में उनकी अगर बात करें तो 1988 में जब उनका अकाउंट चेक किया था, उनके जो मृत्यु के बाद, उनकी 17 फरवरी 1988 में मृत्यु होगी। 1988 के बाद जब उनका अकाउंट चेक किया गया तो उसमें जो लास्ट एंट्री थी वो 1987 में थी, 1987 की थी। और उसमें मात्र 700 रुपये, एक मुख्यमंत्री के खाते में मात्र 700 रुपये मिले। एक समय की बात है जिस टाइम पे उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली फर्स्ट टाइम, जिस समय उन्होंने फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री की शपथ ली 1972 में मुख्यमंत्री की शपथ ली। उस समय पर एक तरफ तो एक वो समय का एक चक्र देखिए कि उस समय पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे और उनके गांव में जमींदारों द्वारा उनके पिता को पीटा जा रहा था। और ये खबर चारों तरफ फैल गई कि वहाँ पे जब चारों तरफ फैली तो वहाँ के जो डीएम थे और जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो वहाँ पे गए और उन्होंने जो जमींदार लोग थे उनको पकड़ लिया कि भाई तुमने एक मुख्यमंत्री के पिता पर हाथ उठाया, उनके साथ मारपीट की है, उनके साथ पीटा है, लाठी डंडों से पीटा है, उनको उठा लिया कि इनको जेल भेजेंगे। माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पता लगा तो वो गए वहाँ पे और उन्होंने बिना किसी शर्त के उनको इसलिए छुड़ाया। उन्होंने कहा कि जी, और अधिकारियों ने कहा कि जी ये तो आपके पिता पे अत्याचार किया है इन्होंने, तो इनको तो जेल भेजना जरूरी है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, आज आप इनको इसलिए पकड़ रहे हो कि ये एक मुख्यमंत्री के पिता हैं, ये तो उचित नहीं है ना। देश में प्रदेश में ना जाने कितने ऐसे पिता होंगे जो रोज आए दिन जो जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। जाओ पहले उनको जाके सबको आज़ादी दिलाओ और एक अभियान शुरू करो, तब इन लोगों को गिरफ्तार करना। तो उन्होंने बिना किसी शर्त के और उनको छुड़ाया।
क्योंकि वो चाहते थे, वो किसी भी समस्या का जो हल होता है वो चाहते थे कि वो समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो। ऐसा ना हो एक वैकल्पिक ना हो, तो वो उसमें वो नहीं हो कि ये आज सॉल्यूशन हो गया, कल फिर वो समस्या का समाधान हो गया। जैसे अभी आप देखें तो अभी हाल ही में जो एक चल रहा है कि किसानों के लोनों को माफ़ किया जाए, किसानों पर जो कर्ज है उनको माफ़ किया जाए। हाँ, ये बात सही है कि मैं भी किसानों के प्रति अपनी संवेदनशील हूँ, मैं भी किसानों के प्रति अपनी संवेदनाएँ रखता हूँ कि किसानों की कर्ज को माफ़ किया जाए। लेकिन हाँ, कर्ज को माफ़ करने के साथ साथ ये भी तो देखा जाए, कम से कम ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना है कि कर्ज माफ़ कर दिया तो दोबारा कर्ज नहीं होगा। कर्ज के साथ साथ ये भी तो देखा जाए कि किसानों पर कर्ज हुआ क्यों। समस्या तो ये है ना कि कर्ज होना ही क्यों है, समस्या तो ये है ना। हमारे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस टाइम पे वो थे शिक्षा मंत्री थे, 1967 में जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक संविधान के अनुच्छेद 21 में एक मौलिक अधिकारों में आता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त दिलाई जाए। वो उनका एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद को संविधान को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने शिक्षा को पहले एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने राज्य में अपने राजनीतिक सफ़र में पहली बार उन्होंने शिक्षा को मैट्रिक तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया। उस समय एक वो चलता था कि जो विधानसभा भवन में जो लिफ्ट लगी हुई थी, तो लिफ्ट लगी हुई थी तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए, एक क्लास ऑफिसर के लिए लिफ्ट थी या नेताओं के लिए लिफ्ट होती थी। जो वहाँ पे 4th क्लास जो 3rd क्लास और जो रहते थे, कर्मचारी रहते थे, उनके लिए लिफ्ट का प्रावधान नहीं था। माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का ये मानना था कि अगर मान के चलो, अगर एक सोचने वाली बात है कि अगर एक नेता थक सकता है, उसके लिए लिफ्ट की ज़रूरत है, तो एक कर्मचारी वर्ग के लिए लिफ्ट की ज़रूरत क्यों नहीं। तो वहाँ पे एक ताले लगे रहते, तो उन तालों को उन्होंने खुलवाया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबके लिए वो लिफ्टों से जाने का एक आदेश पारित किया और सब वो लिफ्टें हमेशा के लिए खुलवा दी। अब 1977 में जब उनकी सरकार बनी, भाई सीधी सी बात है, ये वो जो चल रहे थे वो अपने गांधी जी के कर कदमों पर चल रहे थे। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि भारत में जो शराब है वो हमें पूरे भारत में बंद होनी चाहिए। उन्होंने उनके आदर्शों पर चलते हुए और एक मुंगेरीलाल कमीशन की अनुशंसा को लागू करते हुए और उनके जो थी मुंगेरीलाल कमीशन जो थी, उनको उसकी अनुशंसाओं को लागू करते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पिछड़ा वर्ग के ऊपर लाने के लिए उनके लिए आरक्षण हो। और उसकी वजह से उनके परिवार की महिलाओं को गालियाँ तक सुननी पड़ी। ये स्थिति थी सामंतों की और जमींदारों की। गांधी जी चाहते थे हमेशा के लिए और पूरे भारत में शराब बंद हो। 1977 में जब जो मुख्यमंत्री हुए थे तो पहली बार शराबबंदी का ऐलान किया और उस शराबबंदी का ऐलान की वजह से उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि बेबूढ़े लोग नहीं चाहते थे कि शराब बंद हो। तो ऐसे थे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। और एक बोलने का तरीका उनका, आप देखिए बोलने का तरीका कि विपक्ष में भी, जब विपक्षी लोग को भी अगर कोई बोलते थे तो उन विपक्ष के लोगों को भी ये नहीं महसूस होता था कि हमारा अपमान हुआ है। एक उदाहरण बताऊँ आपको कि जैसे कि कोई आदमी जा रहा था, ट्रेन में जा रहा था और वहाँ पे एक आदमी आके उनकी सीट पे आके बैठ गया। एक कहने का तरीका, हम लोग सीधा से कहेंगे भाई ये तेरे बाप की सीट थोड़ी ना, तू क्यों बैठ गया, हम तो ये कहेंगे ना। लेकिन कहने का दूसरा तरीका भी था। उसने कहा कि भाई आपका नाम क्या है, मान्यवर आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम कांताराम। श्री कांताराम जी, बहुत अच्छा नाम है। आपके पिताजी का क्या नाम है? कि मेरे पिताजी का नाम जी शांताराम। कि कांताराम जी बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, लेकिन कांताराम जी आप ज़रा विचार करें, ये जो सीट है ये मानताराम जी की, वो शांताराम जी की सीट नहीं है, ये हमारी सीट है। तो कि कहने का तरीका होता है। तो उनको एक वो बोलते भी थे तो इस तरीके से बोलते थे
कि उनकी भाषा ऐसी थी कि आडंबर रही थी पहली बात तो, और ओजस्वी उत्साहवर करती चिंतन परखती भाषा थी उनकी। एक आज के दौर में, आधुनिक दौर में आपने देखा, राजनीतिक क्षेत्र में आपने देखा होगा कि ये जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनके जो बच्चे जो हैं वो विदेशों में रहते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ के यहाँ पे आते हैं और फिर भी नेता बनते हैं। ये कहते नहीं कि वो कहते हैं कि वंशवाद की राजनीति नहीं चाहिए, वंशवाद की राजनीति नहीं चाहिए, सारे लोग चिल्लाते रहते हैं वंशवाद की राजनीति चाहिए, फिर भी वंशवाद की राजनीति होती है। और एक हमारे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन्होंने वहाँ पर भी एक आदर्श पेश किया कि वो एक समय का वो दौर था जिस टाइम पे रामनाथ तो उनके बेटे, रामनाथ को कल्याणपुर से के विधायक विशेष कल्याणपुर से टिकट देना था। लेकिन वहाँ पर जब टिकट की जब बात चल रही थी तो वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, उनकी मीटिंग चल रही थी, तो कि भाई एक काम करो कि रामनाथ जी को भी एक टिकट दिया जाए। तो उसमें कल्याणपुर जो हमारे माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कहने लगे कि रामनाथ को टिकट क्यों। तो एक विधायक थे श्री वशिष्ठ नारायण, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में रामनाथ एक्टिव रहा, लोहिया जी ने उसे सदस्यता ग्रहण कराई है, उसमें कमी क्या है, उसको टिकट क्यों ना दें। तो उन्होंने कहा कि अगर उसको टिकट देना है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और देखिए एक अपने विचार देखिए कि आज की डेट में अगर कोई विधायक हो जाए तो उसके पूरे परिवार वाले, उनके सबके व्हीकल पे वाहन वगैरह होते सब पे विधायक लिखवा दिया जाता है, उनको दिखाना। और उनका ये था कि वो एक काम कभी नहीं बोलते थे, जब भी इलेक्शन लड़े आगे बढ़े, जैसे जैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की, कामयाबी हासिल करते हुए वो एक काम करते थे कि अपने बेटे को पत्र लिखते थे, और उस पत्र में सिर्फ यही लिखते थे कि बेटा तुम में जो ये जो कामयाबी है मैं मुख्यमंत्री बना या मैं विधायक बना या मैं मंत्री बना, इससे आप प्रेरित मत होना, और कोई आपको लालच दे तो आप लेना मत, और आप ये मत सोचना कि मेरा पिता मुख्यमंत्री बन गया या मेरा पिता मंत्री बन गया है। इस भावना को कभी भी अपने दिल में मत लाना। ऐसे थे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, एक अपने पग पग पर एक नया इतिहास रचने वाले, एक नया आदर्श पेश करने वाले हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनकी आज जयंती के शुभ अवसर पर हम अपने विचार रख रहे हैं। उनको मैं बार बार नमन करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ, और बार बार उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक समाज के लिए आदर्श पेश किए, जिससे हमारी समाज उनके आदर्शों पर चलकर और आगे के लिए बढ़ सके। इसी के साथ ही आज मैं अपने विचारों को यहीं पे समाप्त करते हुए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ, और माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में बार बार नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। धन्यवाद।